उसके बाद जन स्वराज अभियान आपने चलाया है, तो आप बता रहे हैं कि नेतृत्व किसी और को सौंपेंगे, तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर की जन स्वराज में आगे क्या भूमिका रहेगी, किस तौर पर वो जाने जाएंगे? प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी बिहार के समाज को जगाने का, समझाने का, क्योंकि प्रशांत किशोर की सोच ये है जो कि गांधी की सोच से प्रेरित है कि अगर राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो बिना समाज में हस्तक्षेप किए हुए, समाज के स्तर पर काम किए बगैर आप राजनीति को और व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं जा रहे। हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप लोग सवाल क्या पूछते हैं? बात तो अच्छी है, प्रयास तो अच्छा है, समाज मानेगा तब न, जाति टूटेगा तब न। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है समाज को मनाने समझाने की, वो चुनौती, वो काम प्रशांत किशोर के कंधे पर है। लेकिन अगर समाज मान जाए तो उसके सामने अच्छे व्यक्तियों का विकल्प हो, वो भी जरूरी है। अच्छे व्यक्तियों का विकल्प हम आपको सामने दे रहे हैं, लेकिन समाज को जगाने का, समझाने का जो काम है, दुरूह काम है, वो काम प्रशांत किशोर का है और उसी भूमिका में हम आगे भी रहेंगे। देखिए, एक अंतिम बात इस प्रकार की, गांधी जी, महात्मा गांधी देश में कांग्रेस में सिर्फ एक ही बार जीवन में अध्यक्ष बने। गांधी जी जीवन भर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गांधी जी का कांग्रेस पर प्रभाव नहीं था। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 243 के विधानसभा में 42 विधायक जीता है इस आदमी का, और कभी लालटेन पर लटक कर, कभी कमल पर बैठकर ये आदमी राज कर रहा है। जिस दिन परिणाम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं, जिस दिन 2020 का चुनाव का परिणाम आया, नीतीश कुमार अपना फोन का रिकॉर्ड जारी कर कम से कम 3-4 बार हमसे बात किया। इस शख्स ने 3-4 बार हमसे बात किया। हमने उनको सलाह दिया कि आपको 42 विधायक आया है, मत बनिए मुख्यमंत्री, ये जनता के आदेश का उल्लंघन होगा। 6 बजे तक आप लोगों को भी जानकारी होगा, शाम में 6 बजे तक कहते रहे नहीं बनेंगे, और 6:30 बजे फिर वही जाकर मुख्यमंत्री बन गए। इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं। तो अच्छे प्रशासक का समर्थन किया था, नैतिकता वाले राजनेता का समर्थन किया था, बिहार को सुधारने वाले व्यक्ति के का समर्थन किया था। जिसका विरोध कर रहा हूं वो उसका विरोध है जो कि जिसकी एक ही प्राथमिकता बची है, किसी भी तरीके से फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठे रहो, बिहार का जनता का जो होता है होने दो। आपने कहा कि आपका जो मुकाबला है वो एनडीए से है, आरजेडी को आप कोई मुकाबला नहीं मानते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं आपका ये बयान आप पर बैकफायर भी हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक खास वोट बैंक पर आपकी भी नजर है, अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें। नहीं, आप ये भाई, इसके लिए कोई आपको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आप 2005 से, जब से एनडीए बना है, उसके बाद से आरजेडी की कोई ताकत रही नहीं है। 2005 से आप आगे का इलेक्शन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, तो आरजेडी को कभी, आरजेडी या उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन को कभी जीत नहीं मिली है। महागठबंधन का एक अपवाद छोड़ दिए जिसमें हम लोगों ने मदद की थी, उसमें भी आरजेडी जूनियर पार्टनर ही था। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आरजेडी के नाम चुनाव नहीं लड़ा गया था। और अभी का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा में भाजपा और एनडीए को बढ़त है। तो हमारा अगर मुकाबला है तो जो 176 में आगे है उससे मुकाबला होगा कि जो 50 सीट में आगे है उससे मुकाबला होगा। तो ये तो हमारे आकलन का विषय नहीं है, ये तो फैक्ट है। सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। किसने कह दिया आपको? भाई ऐसा है, अब अपने हिसाब से कहिएगा। क्या लोकसभा में कितना सीट है आरजेडी को? 2014 में आरजेडी को 5 से कम सीट था, 2014 में 0 सीट था, 2019 में 4 सीट मिला है। और आप लोग बता रहे हैं बाप रे कितना बड़ा दल है आरजेडी। आरजेडी, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, आरजेडी अपने दम पर, लालू जी से बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते हैं, एक ही बार जीते हैं।
दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी को बहुमत नहीं दिया है, तो ये बड़ा दल का ढोंगा बिहार के दूसरे कोने में जाकर बताइएगा, हमको मत समझाइए। कितना उनको दम है वो हमको मालूम है, और वो दम का आधार क्या है? दम का आधार यह है 18% मुसलमान, जिसको आप 20 बरस से डरा रहे हैं अगर हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। आपने मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, उसको भागीदारी नहीं दी, उसको हिस्सेदारी नहीं दी, उनके बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं की, उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जला रहे हो, रोशनी अपने घर में कर रहे हो, उसको अगर हटा दीजिएगा तो कितने लोग बिहार के हैं जो आरजेडी के समर्थन में, आप बता दीजिए, आपको ज्यादा जानकारी है। जी 25 साल से जो वोटर जहाँ है वही चिपका हुआ, या तो वो लालू जी को वोट दे रहा है या फिर जातीय कीचड़ में फंसा हुआ इस बिहार को, आपको लगता है कि जाति के अब देखिए, आप ही के बयान को दोहरा देते हैं। आपने कहा कि 25 बरस से बिहार का वोटर एक ही जगह चिपका हुआ है। अब आंकड़ों से बिल्कुल ये उलट बात आप कह रहे हैं। 2014 से पहले भाजपा यहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं था। 14 में भाजपा नीतीश कुमार से अलग हटकर अपना गठबंधन बनाकर 30 से ज्यादा MP जीत गया, तो कैसे वोटर चिपका हुआ? 84 में इसी बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया, 89 में जनता दल को जिताया, 95 में लालू यादव को जिताया, 2000 के बाद लालू जी और किसी को गठबंधन नहीं दिया, 2014 में मोदी को जिताया, 2019 में 40 में 39 सांसद NDA को जिता दिया, इस बार फिर 30 दिया है। और आप कह रहे हैं कि भाजपा वोटर कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर कीचड़ में फंसा होता तो लालू जी, कांग्रेस 84 के बाद से यहाँ 0 पर कैसे आ जाती? लालू जी 54 में 53 MP जीतने वाले 0 पर कैसे आ गए? नीतीश कुमार 25 MP को 2 MP पर कैसे जनता ने उतार दिया? आप एक मिनट, अरे आइए, आपकी बात पर आ रहे हैं। पहले तो ये अपना जानकारी ठीक कर लीजिए कि बिहार में स्टैटिक है, ये ऊपर से चीजें स्थिर दिखती हैं। समंदर को दूर से देखिएगा तो बड़ा स्थिर दिखेगा, नजदीक जाकर गहराई से देखिएगा तो आपको करंट फील होगा। बिहार वो भूमि है जहां 10 बरस में पूरी राजनीतिक व्यवस्था पीछे बदलती रही है। लालू जी का वर्चस्व 90 के दौर में रहा, 2000 आते आते लालू जी का वर्चस्व खत्म हो गया। 80 के दौर में कांग्रेस थी, 90 के दौर में लालू थे, 2000 के दौर में नीतीश कुमार हैं, 2010 के दौर में भाजपा और मोदी हैं। हर 10 बरस में परिवर्तन हुआ, आप उसको देख नहीं रहे। दूसरा, आपने कहा जाति पर वोट पड़ा है, तो आप हमको बताइए, इस बार 30 को सीट मिला है NDA को। ज्यादातर लोगों का आकलन है कि नीतीश कुमार का तो नहीं है, मोदी के नाम पर वोट पड़ा। आप में से जो समझते हैं कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट देता है, तो जरा गिन कर बताइए कि मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? भाजपा का, मोदी का गुनाह ये है कि जिस बिहार को जातिवादी समाज कहकर लोग हंसते हैं, अनपढ़ कहते हैं, हम लोग को बेइज्जत करते हैं, उस समाज ने जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के एक लड़के को राजा बनाया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12-15 साल में बिहार के विकास के लिए हमने खुली चुनौती दे रखी है 2 साल से। एक दिन अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, काम का छोड़िए, अगर आप लोग सब पत्रकार हैं, आपको भी बता रहे हैं, अगर 12-15 साल में मोदी जी ने, अगर आपने कोई खबर छापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में शुगर मिल चालू करने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में पलायन रोकने के लिए मोदी जी ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में, आप हमको खबर दिखा दीजिए। और ये सारे प्रयास के बाद हम जन स्वराज का अभियान वापस लेकर NDA का समर्थन कर देंगे, आप दिखाइए। लेकिन जिस समाज ने जाति धर्म सब भूल कर मोदी को जिताया, उस मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की। जैसे, एक मिनट पूरा समझ लीजिए, बिहार के बर्बादी के जो दोषी हैं
वो लालू और नीतीश है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। क्यों कह रहा हूं मैं? लालू और नीतीश ने बिहार में सत्ता चलाया है। बिहार की जनता ने उनको एक एक बार जीवन में, लालू जी को 1995 में और नीतीश जी को 2005 में एक एक ही बार मत दिया। लेकिन लालू जी जंगल राज 15 साल इसलिए चला पाए कि चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। और जो गलती कांग्रेस ने की वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे के दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 MP मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। नेतृत्व ऑलरेडी आप देख रहे हैं, भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है, कुछ नहीं बचा। किसको ये बताइए, रुकिए, भाजपा के जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद में 1 घंटा बैठे हुए। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया। तो भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में भी जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है जो नीतीश का झोला ढोते रहे, उसके पीछे चलते रहे। आपकी काबिलियत के पैमाने पर दूसरे नाकाबिल कैसे हो जाते हैं? जी, आपकी काबिलियत के पैमाने पर दूसरे नाकाबिल कैसे हो जाते हैं? हमने तो किसी को नाकाबिल कहा ही नहीं। और नहीं, एक तो निरपेक्ष भाव से तो यही बात जा रही है ना कि आप काबिल लोगों को लाएंगे, यानी अभी तक सत्ता में जो लोग हैं या आते रहे वो नाकाबिल है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और अगर आपकी काबिलियत का पैमाना क्या है, निर्धारण आपने किसी किया? ये अच्छा सवाल है। और उसके साथ दूसरी बात ये कि अगर सत्ता में आने के बाद काबिल लोग नाकाबिल हो जाते हैं तो आपके जनसुराज की क्या गारंटी है? और अगर गारंटी नहीं है तो बिहार की जनता एक क्षण के लिए और क्यों ठीक मजबूर? 3 सवाल आपके जवाब दे रहा हूँ। पहला, इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि काबिल आदमी को लाएंगे मतलब दूसरा नाकाबिल है। ये बात नहीं है। लकीर बड़ी करने के लिए उस दूसरे को काटना जरूरी नहीं, उससे लंबी लकीर खींची जा सकती है। तो जिसको जन स्वराज का नेतृत्व दे रहे हैं, इसका पहला पैमाना ये है कि उस आदमी को आप जो जन स्वराज का अध्यक्ष बनेगा, यहाँ पर 4 बड़े पार्टियों के अध्यक्ष पहले से हैं। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद जी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। जन स्वराज का जो अध्यक्ष बनेगा उसको खड़ा कर दीजिए और 5 के सामने उसकी काबिलियत, उसका डिग्री, समाज में नजरिया और किसी भी विषय पर आप उससे बहस करा लीजिए, खुद तय कर लीजिए कि उसमें काबिल कौन है। काबिलियत का पैमाना समाज है। दूसरी बात आपने कही कि ये इसकी क्या गारंटी है कि जन स्वराज का आदमी, अगर काबिल आदमी भी गलत बन जाए। इसीलिए देश में पहली बार ये घोषणा हमको 2 को करनी है, लेकिन आपने सवाल उठाया। देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने संविधान में ये लिखा है, राइट टू रिकॉल, कि अगर जो व्यक्ति जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ेगा उसको ये एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा लीगली कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य उस विधानसभा क्षेत्र के 1 तिहाई जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों ने अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और फिर वहां वोटिंग हुई
और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में आपने अगर अपना विश्वास खो दिया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये एफिडेविट देने के बाद ही आप जन स्वराज से लड़ पाएंगे। इस बात को हम लोग जन स्वराज अपने संविधान में लिख रहा है। तीसरा और अंतिम सवाल कि जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें? ठीक बात है, ये अच्छा सवाल है। जन स्वराज पर भरोसा इसलिए करें कि पहले से जो लोग यहाँ पर हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। आपने उसको जांच लिया, परख लिया, जानते हैं कि ये दवा काम नहीं करती। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, भगवान न करे, और उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि सुधर ही नहीं रही है। डॉक्टर ने दवा दिया, हर तरह का दवा दे दिया, वो सुधर नहीं रहा है। आपने कहा डॉक्टर साहब इससे क्या होगा, अब तो नहीं सुधर रहा है। डॉक्टर ने कहा भाई एक नई दवा आई है, उसका पूरा प्रमाण तो नहीं है लेकिन 20% 40% संभावना है ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ खतरा भी हो सकता है। आपका अगर आदेश हो, अगर आप सहमत हो तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। आप क्या कहिएगा? अपने परिजन को बचाने के लिए आप क्या कहिएगा कि जो 3 दवा जिसको आपने ट्राई कर लिया, जिसका फायदा नहीं हुआ, उसी पर रखिएगा, या कहिएगा कि ना भाई इतना डॉक्टर साहब 20% संभावना है लेकिन नया दवा आया है, इसको ट्राई कीजिए, शायद हमारी किस्मत, दुआ, भगवान का आशीर्वाद शायद लग जाए। तो जन स्वराज जो जिन दलों से हम लड़ रहे हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। जनता ने उसको 30 बरस देख लिया, परख लिया, जान लिया, ये नहीं सुधार सकता है। जन स्वराज नया प्रयास है, इससे सुधार हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो ऊपर वाले की दुआ रही तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता वो रिस्क लेगी। और एक अंतिम बात, हमारा अपना मानना है कि सबके जीवन में कभी न कभी सवेरा आना है। बिहार के 13 करोड़ जनता के भविष्य में भी कभी न कभी तो सुधार भगवान ने, ऊपर वाले ने लिखा होगा। हम लोग तो निमित्त मात्र है। हम तो पहले भी ये हमको समझ थी, हमने पहले प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास हम तब शुरू किए हैं जब ऊपर वाले की मर्जी हुई है। हम 1% है, ऊपर वाला 99% है। मेरा ये विश्वास है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन भी कभी सुधरना भगवान ने तय किया होगा, और शायद जन स्वराज वो निमित्त है, वो रास्ता है जिसके जरिए वो सुधार हो पाएगा। उनके भी 2 छोटे हैं, आपके भी 2 छोटे हैं। देखिए ये सुनिए ना, इतना कहे घबरा रहे? बिहार के लिए चिंता करने वाले लोग इतना घबराए। आपने कहा माई समीकरण, रुकिए, हमारी बात पर मत जाइए। पूर्णिया रुपौली में चुनाव हुआ है, सबसे ताजा प्रमाण, जनता का प्रमाण ही सबसे बड़ा प्रमाण है। रुपौली में चुनाव हुआ, माई समीकरण की बात करने वाले आरजेडी वालों ने बीमा भारती जी को वहां उम्मीदवार बनाया। रुपौली की स्थिति से जो लोग जानकारी रखते हैं, बीमा भारती जी के अपने जाति के 35-40 हजार लोग उस विधानसभा में रहते हैं। 15,000 MY में वाई समाज के लोग, यादव समाज के लोग रहते हैं, और 45,000 वहां मुसलमान रहते हैं। तीनों मिलाइएगा तो 1 लाख हुआ। और माई समीकरण के जमींदारी का दावा करने वाले लोग, ठेकेदारी करने वाले लोगों के कैंडिडेट को 30,000 वोट आया। दूसरा देखिए, एनडीए का अति पिछड़ा तो नीतीश जी के साथ है, तो भैया रुपौली में 1,10,000 अति पिछड़ा है, उनको कितना वोट आया? 50,000। और जीता कौन? उस वो आदमी जीता है, हमारा आदमी नहीं जीता है। जन स्वराज की बात छोड़ दीजिए, वो आदमी जीता है जिसके जाति का 5-6 हजार आदमी वहां रहता है। और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में माई समीकरण है, सब जाते हैं, पब्लिक सब पागल है। अरे भाई आप ये समझिए, अगर यहाँ सोना और पीतल रख दिया जाए तो आप किसी जाति के हम सोना उठाइएगा कि पीतल उठाइएगा? फर्क बस इतना है कि कोई सोना दिखना चाहिए, आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से। अगर आप सोना दिखेंगे तो समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के शरीर पर कपड़ा हो,
कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे को पलायन नहीं करना पड़े। हाँ, अब ये जिम्मेवारी हम पर है, जनसुराज पर है कि हम वो तप तपा कर सोना दिखे वो विश्वास अर्जित करें। और मैंने कहा है कि अगर 3 वर्ष में विश्वास अर्जित नहीं कर पाए तो 5 वर्ष चाहे और चलना पड़े, 10 वर्ष प्रयास करना पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक समाज को ये विश्वास न दिला दें तब तक ये प्रयास रुकेगा नहीं। बिहार को सुधारे बगैर मानने वाले नहीं हैं, चाहे 2 वर्ष लगे कि 10 वर्ष लगे। बोलिए। क्या पीके जियो क्या होता है? मेरे भाई, बिहार कहाँ से कहाँ सवाल आप करते हैं। हमने दल नहीं बनाया है, हम पूरी बात अपनी बिहार के लिए। अगर हम अपने जीवन में, मेरे जीवन का भी हम 10 साल में अपना जीवन जीते, 10 साल हम संयुक्त राष्ट्र संघ में थे, 10 साल जो हमने काम, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलंदी पर थे, जब वहाँ बुलंदी पर थे, 35 वर्ष के उम्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में मुकाम हासिल कर लिए, तब हमने उसको छोड़ा और छोड़कर 10 वर्ष जो काम किया जिसको आप चुनावी रणनीतिकार प्रबंधन कहते हैं, 2011 से 2021। और जब हम उस काम में चुनावी प्रबंधन रणनीतिकार जिसको आप कहते हैं उसमें बुलंदी पर थे तो 2021 में उस काम को छोड़ दिए। अब मेरा अगले 10 साल का जीवन का एक ही लक्ष्य है, बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, हम देश दुनिया विश्व नहीं देख रहे, एक ही चीज देख रहे हैं, बिहार की समस्या, बिहार के बच्चे, बिहार की पलायन, बिहार की अशिक्षा। और जैसा मैंने आपको कहा, आप चुनाव देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक बिहार में ही प्रशांत किशोर को इसी तरह से प्रयास करते रहना। विपक्ष आप पर कई तरह के आरोप लगाता है, जिसमें से एक आरोप ये है कि जनसुराज कुछ और नहीं बल्कि वन मैन शो है। इस आरोप पर प्रशांत किशोर क्या कहते हैं? देखिए, कम से कम विपक्ष वाले या पक्ष वाले आरोप लगाना शुरू तो कर रहे हैं। जब हमने अभियान शुरू किया था तो कहता था ये है कौन, प्रशांत किशोर कौन है। किसी ने हमको व्यापारी कहा तो हमने मंच पर कहा, कैमरे के सामने कहा, हाँ व्यापारी हैं, सामान बेचने आए हैं, अपना विचार बेचने आए हैं, लोगों को माथा पर टोकरी लेकर घर घर घूम रहे हैं, ये विचार बेच रहे हैं कि जाति धर्म नाली गली का छोड़ो, अपने बच्चों की चिंता करो, ये विचार बेचने आए हैं। तो ये तो मान रहा है ना विपक्ष वाला कि प्रशांत किशोर को बेचने आता है। तो हम ये विचार घर घर बेच कर आए हैं कि एक बार जीवन में नेताओं की बच्चों की चिंता छोड़ दो, अपने बच्चों की चिंता कर लो, ये विचार बेचने आए। तो आज अभी पहली बार, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों के राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़कर वहां जा रहे हैं जो अभी दल ही नहीं है। आप इसको जरा आकलन करके देख लीजिए, राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां जाता है जहां सत्ता है या सत्ता आने की संभावना है। जनसुराज अभी दल नहीं है और आरजेडी वाले चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भैया लालू जी के समाजवाद का हवाला है, जो दल मत छोड़ो रे भाई, अरे यहीं पर बने रहो। भाजपा वाला, कल हमको एक भाजपा का नेता आया, कहा भैया भाजपा का कार्यालय है, बैठे हम लोग हैं लेकिन चर्चा खाली जनसुराजे का हो रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये बिहार के लोगों की 30 वर्ष की छटपटाहट है। 30 वर्ष से भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा ने जो वोट लिया है, ये उनकी छटपटाहट है। जब बिहार के लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा तो ये मुफ्तखोरी जो है वो छूट जाएगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचेगा। यही अभियान है और इसीलिए छटपटाहट और घबराहट है। छोटा सवाल प्रशांत जी, आप एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, तो कईयों ने आपको भी संपर्क करने की कोशिश की होगी, तो प्रशांत किशोर की रोज भाई देखिए ऐसा है,
प्रशांत किशोर को बिहार में प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमको लोगों को संपर्क करने के लिए। देश में कौन ऐसा नेता दल है, आप लोग सब पत्रकार हैं, कौन ऐसा दल और नेता है जो सोचेगा कि प्रशांत, नहीं सोचेगा कि प्रशांत किशोर को अपने साथ रखेगा। भाई भूमिका हमको चाहे कुछ भी दे, इतना तो जरूर चाहेगा प्रशांत किशोर हमारे साथ रहे। तो यहाँ जब चुटपुंजिया नेता को, जिसको 5,000 वोट आ जाता है, वो सौदा कर सकता है, तो आपको कैसे लग रहा है कि हमारे पास ऑफर नहीं आ रहा है? हमको लोग प्रलोभन नहीं दे रहे, डर नहीं दिखा रहे, लेकिन हमने जो वादा किया है कि 243 मतलब 243, 242 नहीं होगा। और चुनाव के बाद अगर 130-35 सीट भी आ जाए, ये भी कैमरे पर कहा, तो प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे कि मेरे प्रयास में कमी रह गई, हम बिहार को लोगों को नहीं समझा पाए। हमारे लिए आंकड़ा 122 नहीं है, मुकम्मल जीत होनी चाहिए, तभी मानेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। 135 सीट अगर जनसुराज को आया तो प्रशांत किशोर की, जनसुराज की इस प्रयास की हार होगी। प्रशांत जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपका आकलन बहुत सटीक रहा है, पिछले कई चुनावों में देखा गया है, और आप कहते रहे कि इस चुनाव में बिहार में या तो अर्थ पे या तो फर्श पे जी। तो अभी आपका आकलन क्या है, कितने सीट जनसुराज लेकर आई? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर 10, 15, 20 सीट बच जाते हैं बहुमत से, उस स्थिति में जनसुराज क्या करेगा? फिर से चुनाव में जाने के लिए बिहार की जनता को धकेल देगा? 130 आएगा ना, आप कहे 10-15 तो में रह जाएगा। हमने 15 बढ़ा दिया, और पहले इंटरव्यू में बहुमत से 15 ज्यादा, बहुमत से 15 ज्यादा आएगा तो भी उसको हम अपनी हार मान लेंगे और आपको मौका दे देंगे कि बना लीजिए। ये कह रहे हैं, आपको स्पष्टता से कह रहे हैं, फर्श पर या फर्श पर अगर हमारे प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में ताकत है, तो या तो बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलने के लिए हमको अर्श पर जनसुराज को बैठाएगी, और अगर उसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 5 वर्ष की और तपस्या जारी रहेगी। प्रधान जी एक सवाल आपके जवाब से एक सवाल निकल के आ रहा है। आप कह रहे हैं प्रशांत जी नहीं, आप कह रहे हैं कि 130 सीट भी आएगा तो हम हार मान लेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। आप बोल रहे हैं ये कहाँ का है दूसरा लाइन, अपने से अपना लाइन मैं उसको अपने इस प्रयास किए बिहार को सुधार। देखिए, बिहार में सिर्फ सरकार बनने से बिहार नहीं सुधरेगा। आपने बात सुनी नहीं हमारी। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ 5,000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ पर 50,000 अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ 200-250 अच्छे विधायक बनेंगे। सिर्फ सरकार बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। इस नजरिए से मैं कह रहा हूँ कि अगर 130 सीट आया, इसका मतलब है कि आधी बिहार की जनता भी हमसे इस विचार से, इस प्रयास से कन्विंस नहीं हुई। उस नजरिए से ये हार हुई। तो हमको और प्रयास, कम से कम 2 तिहाई बिहार की जनता को इस प्रयास की शुद्धता और ईमानदारी पर भरोसा जब तक न हो, तब तक प्रशांत किशोर का ये प्रयास जारी रहेगा, तभी सुधार होगा। सिर्फ सरकार बनाने से सुधार नहीं होगा। देखिए, हमने जो शुरुआत किया तो आपको बताया कि दल होगा, तो आप कहे कौन होगा? हम बोले जनसुराज होगा। फिर बोला दल का नेता कोई होगा, तो आपने फिर पूछा कौन होगा? तो हमने कहा हमसे काबिल होगा, 2 तारीख को उसका नाम चेहरा देख लीजिएगा। फिर आपने कहा कि आपका एजेंडा क्या होगा? तो हमने आपको कहा गांधी मैदान से जारी करेंगे, उसको पढ़ के संतोष कर लीजिएगा। उसके बाद जारी ये भी करेंगे कि सीएम कौन होगा। एवरेस्ट पर चढ़ना है तो एक कदम ही चढ़ना पड़ेगा। एक ही बार रस्सी बांध कर एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, गिर जाइएगा रास्ते में। आपको कुछ नहीं समझ है। इनका जरा सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि
फ्लड की समस्या बड़ी, सबसे बड़ी विभीषिका है। सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ के लोगों की मानसिकता है। सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ से पलायन है। अब बाढ़ पर आ जाइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड का रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है और करीब करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव-गांव तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी परमानेंट लगा रहता है। और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जन स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे, उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहां बाढ़ है, जहां जल जमाव है और सूखा, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए। उसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ है। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता ताकि कटे, बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का अभिशाप बना हुआ है इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है। तो जन स्वराज का प्रयोग, बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है। जल प्रबंधन, जल का समुचित उपयोग कैसे हो, बाढ़, जल जमाव और सूखे से परमानेंट छुटकारा कैसे हो, इसका विजन डॉक्यूमेंट आपको गांधी मैदान से जारी करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़ के सवाल कीजिए। चलिए, आप लोग पत्रकार हैं, सुनिए सवाल आ रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन हमको मालूम है कि आप पत्रकार से ज्यादा एक बिहारी भी है। और आप सवाल कुछ भी कीजिए, सुनिए, सवाल कुछ भी कीजिए। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा बिहार का बंदा नहीं है जिसके दिल में ये आस नहीं है कि शायद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन दिल में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं जन स्वराज के लिए कि भैया अगर ये हो जाए। क्योंकि एक अंतिम बात सुन लीजिए, बिहार की जनता तो परेशान है, ये है पत्रकारों की जो दुर्दशा है। आपकी हालत तो वो है कि आप अपना दर्द लिख भी नहीं पा रहे हैं। कम से कम बिहार की जनता का दर्द तो कोई लिख रहा है, आप बता रहे हैं, लेकिन आपका दर्द तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि आपके बच्चों की क्या दशा है, आपकी सुरक्षा को लेकर क्या हालत है। सवाल पूछिए। तो सबसे ज्यादा पत्रकार लोग चाह रहे हैं, जैसे समाज का हर वर्ग चाह रहा है वैसे पत्रकार भी चाह रहा है कुछ सुधार हो। जो सरप्राइज पैकेज है, हम जो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको जन स्वराज में दिखेंगे जिसको आपने सोचा नहीं था कि भी राजनीति में आ सकते हैं। तो उसमें पत्रकार लोग भी शामिल है। बिहार में कितना पत्रकार राजनीति में आने जा रहा है आपको पता नहीं है।
ये नशा मुक्ति उनका महत्वपूर्ण ये बातें थी। शराबबंदी पर आपका बयान आया था, वो वायरल हुआ है कि शराबबंदी को हटा देंगे, उसको सुधार की बात नहीं की और उसको सीधे तरीके से गांधी को आप कितना पढ़े लिखे समझते हैं? ये प्रशांत जी, गांधी जी ने ये बात पूर्ण समझ ली। इसी से रिलेटेड है कि ये सवाल है आपसे। नशा में आप एक मिनट, नीतीश जी भी गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, आप भी अपने गांधी जी को आदर्श मानते हैं। नीतीश जी बापू का हवाला देके और आधी आबादी का हवाला देके शराबबंदी लागू की। बोल रहे उसी पर बोल रहे हैं। पहली बात कि जितने लोग भी यहाँ गांधी के नाम पर शराबबंदी की पर सवाल कर रहे हैं, गांधी जी ने शराबबंदी को, नशा मुक्ति को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। और हम 2-3 बरस से कह रहे हैं बात, जिसको जिसको भी अपने गांधी के जानने पर दम्भ हो वो आकर हमको बताए, समझाए कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। दूसरी बात, शराबबंदी के अगर मान लो कुछ फायदे हैं, मान लो एक बार को, तो शराबबंदी लागू होगा तब न फायदा होगा। बिहार में शराबबंदी कहाँ है? बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। पटना में तो कुछ ऐसा लोग सर्विस दे रहा है कि शराब का जो ब्रांड आप पीते हैं, आप बुलाइए, आपको पिलाएगा, आप बोतल वापस लेके जा रहा है, कह रहा है कल फिर लेकर आए, पूरा बोतल तो एक दिन में पी नहीं सकते हैं। और आप अपने घर में शराब रखना नहीं चाहते हैं कि डर है पकड़ा जाएंगे। तो ऐसा सर्विस भी यहाँ पर है। आपको बता रहे हैं, आपको हमसे ज्यादा जानकारी होगा। शराब का बोतल लेकर आता है, इतना पैक पीना है पीजिए, बोतल ले जाएगा और अगले दिन फिर आपके सामने लाके बोतल खोलकर फिर देखेगा कि अभी आप ही वाला बोतल है, पूरा पेमेंट किए हुए। नीतीश, सुनिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग खुद ही शराब पीने वाले लोग, तो क्या बताएंगे? शराबबंदी की बात कर रहे हैं। हमने कहा है, इसको ध्यान रखिए, शराबबंदी से बिहार का हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। जन स्वराज का विजन ये है कि शराबबंदी को हटाया जाए और ये 20,000 करोड़ रुपया जो मिले वो बजट में न लिया जाए। उस जैसे हम लोग रोड बनाने के लिए 50 पैसा सेस देते थे, उसी तरह शराब से आने वाले टैक्स के पैसे को बजट में न लिया जाए। उस पैसे को अगले 20 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाए, तो शराबबंदी से अगले 12-15 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग जमा करने जा रहे हैं। आप बताइए कि ये होम डिलीवरी वाला शराबबंदी से समाज का फायदा है कि शराब की बिक्री भले हो, रेगुलेटेड हो, और उससे 5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कराकर एक बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था बना दी जाए, वो होना चाहिए। बिहार की जनता को तय करने दीजिए। हम पहले व्यक्ति हैं और एकमात्र राजनीतिक दल है जो कह रहा है कि शराबबंदी 15 मिनट में उठाकर फेंक देंगे। लोगों ने कहा महिला वोट नहीं देगी, न देती हो तो न दे। हम गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। लोगों ने कहा भूमि सुधार का बात कीजिएगा, सवर्ण वोट नहीं देगा। हम सामने से कह रहे हैं भूमि सुधार लागू किया जाएगा। अभी जो सर्वे हो रहा है ये भूमि सुधार नहीं है। भूमि सुधार और जमीन के सर्वे में फर्क है। हम सरकार पर भी टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जितना राजनीतिक आकलन कर रहे हैं, ये कल किसी परसों पत्रकार ने बताया हमको, और उन्हीं का शब्द आपको कोट कर रहे हैं कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे हैं खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है, प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1,01 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी है। शराबबंदी का यही हालत है। हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो, लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये तीनों S
नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का 3 कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी रोके है ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड है आपके पास नहीं है तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ? सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर 2 कॉम्प्रोमाइज है, उसमें हेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम कर दूसरा नाम कर दिया। अनीता कुमारी है तो कुमारी में मौ पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो जब सरकार को खुद नहीं पता है कि किस जमीन का मालिक कौन है तो कैसे लोग ये प्रमाणित करेंगे कि ये जमीन उनका है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबका।